बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। अल्लाह करे यहाँ गुरबत और अफलास का ख़ात्मा हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें? मज़हर बरलास साहब, जैसे जैसे 17 जुलाई करीब आ रहा है, तेज़ी हो रही है, सियासी गहमा गहमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं, 20 हल्कों के इंतखाबात हैं, लेकिन शोर शराबा बहुत बढ़ गया। आज बहुत सारी जगहों पे इमरान खान ने भी जलसे किए, मरीम नवाज़ ने भी किए और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं। आवाम के सर्वे भी आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे महंगाई महंगाई का रोना रोया जा रहा है। और क्या आता है, क्या सूरत हाल होती है, उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर इन ज़िमनी इंतखाबात पे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं कि कुछ हलकों में कुछ गुंडे मंगवाए गए हैं, किराए के कुछ लोग मंगवाए गए हैं जो सूरत हाल को ख़राब कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर इसके हवाले से काबीना ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। किन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान जो हैं वो उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं या नहीं, ये भी मज़हर बरला साहब से पूछेंगे। फिर तैयबा गुल केस पे उस पर भी इंक्वायरी हो रही है और पूछा जा रहा है, जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही है। और उस हवाले से मरीम औरंगज़ेब ने आज बात भी की, उन्होंने कहा कि उस खातून को अगवा करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरला साहब की तरफ बढ़ें, हम आपको मरीम नवाज़ की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं। आज मरीम नवाज़ ने लाहौर में ख़िताब करते हुए क्या कहा, पहले वो गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करेंगे। जी मरीम नवाज़ साहब। बहुत हफ्तों के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं चैन की नींद सोई जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गए। मैं जानती हूँ कि लाहौर नवाज शरीफ का था, लाहौर नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला लाहौर नवाज शरीफ का रहेगा। लाहौर पर बुरी नजर रखने वालों को खबर हो कि 17 जुलाई को आपको यहाँ से मायूस लौटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी मज़हर बरला साहब, लाहौर नवाज़ शरीफ का था, लाहौर नवाज़ शरीफ का है और लाहौर नवाज़ शरीफ का रहेगा। लाहौर पर बुरी नज़र रखने वालों के इरादे बुरे जो हैं वो नाकाम होंगे। अच्छा, अगर आप 1970 से जायज़ा लें तो एक ज़माने में लाहौर पीपल्स पार्टी का था, ठीक है, और पीपल्स पार्टी का जन्म भी लाहौर से हुआ, सही है, और फिर लाहौर से सारी सीटें पीपल्स पार्टी की हुआ करती थी। सही है, भुट्टो साहब किसी खंबे को भी टिकट दे देते थे तो वो जीत जाता था। सही है। बल्कि ये जो लाहौर के करीब करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, जो शेखुपुरा है या ओकाड़ा है, ये भी मिनी लाड़काना कहलाते थे। जी, उसके बाद जब ज़ियाउल हक का मार्शल आया तो पीपल्स पार्टी की कुव्वत को तोड़ने की कोशिशें होती रहीं। फिर 85 में गैर जमाती इलेक्शन करवाए गए, लेकिन 86 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तशरीफ़ लाई वापस जलावतनी ख़त्म करके, तो उनका शानदार इस्तकबाल लाहौर ने किया। सही, फिर 88 में तमाम तर मुदाखलत के बावजूद पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जीत गए और नून लीग को वहाँ से 1, 2, 3 सीटें मिली। ठीक, 90 के इलेक्शन में IGI बन चुकी थी, वो आपको पता ही है, उसके पैसों का भी तस्करा होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया। फिर ये रफ्ता रफ्ता इन्होंने पीपल्स पार्टी की ताकत को कम किया, ठीक, और 96-7 में जो इलेक्शन हुआ उसमें फिर पीपल्स पार्टी की ताकत को इस कदर कम कर दिया गया सही, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कौमी असम्बली में 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। सही है, खैर 2002 के इलेक्शन में फिर से पीपल्स पार्टी ने 2-3 जगहों से लाहौर से ही जीती, यानी
लाहौर से एतजाज़ एहसन साहब जीते, समीना घुरकी जीती, ताहरुल कादरी साहब भी जीते। जी जी। अच्छा, अब ये आ जाइए जनाबे वाला, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मफाहमत कर ली तो पीपल्स पार्टी ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मार दिया सही। और रही सही कसर उन्होंने खुद पूरी कर दी। सही है। अब ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है। आजकल आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी या हसन मुर्तज़ा या कमर ज़मान कायरा और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग शेर आया के नारे लगाते हैं। सही है। इस दौरान ये जो मैंने हिस्ट्री बयान की है, इसमें मुस्लिम लीग नून ताकतवर होती गई, ये दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी कमज़ोर होती गई। ठीक है। 2011 में जलसा करते हैं इमरान खान और उसके बाद नून लीग अपना मद्दे मुकाबले पीटीआई को समझना शुरू कर देती है, पीपल्स पार्टी को नहीं। 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें पता नहीं है वो आरओ का इलेक्शन आसिफ जरदारी साहब कहते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब पता नहीं रात को 10:30 बजे किससे अक्सरियत मांग रहे थे जब पोलिंग भी हो चुकी थी। सही। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में देखिए नून लीग ने लाहौर से ठीक है ज़्यादा सीटें ली हैं, लेकिन पीटीआई ने भी सीटें ली, जैसे ये हमाद अजहर वगैरह जीते या शफकत महमूद वगैरह जीते और सूबे में भी बहुत से लोग जीते। असल मसला ये है अलवी साहब कि पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है वो बुनियादी तौर पर पंजाब का इक़्तिदार ही पाकिस्तान का इक़्तिदार है। दुरुस्त है। तो ये सियासी पार्टियों का टारगेट होता है पंजाब। भुट्टो साहब का टारगेट भी पंजाब था। सही है। नवाज शरीफ का टारगेट भी पंजाब, बल्कि नवाज शरीफ तो एक कदम और आगे चले गए कि उन्होंने तासब की बात की कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। इमरान खान जो है उन्होंने भी फोकस पंजाब पे कर रखा है चूँकि पंजाब का इक़्तिदार। तो अब देखिए ये 18 तारीख को अपना 17 तारीख को फैसला होगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतते हैं। दावे तो बड़े कर रही हैं मरियम बीबी और इनके 4 वज़रा ने इस्तीफ़े दे के भी कोई पता नहीं कौन सी कैंपेन पे तो वो नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मीटिंग्स कर रहे होंगे या कोई ना कोई एक्टिविटी तो यकीनन कर रहे होंगे। जलसों में उन्होंने मोहतरमा को उतारा हुआ है और मोहतरमा ज़ाहिर है दावे तो करती हैं। गिलगित में भी इन्होंने दावे किए थे, फिर कश्मीर में भी दावे। एक बात मुझे अलवी साहब सियासतदानों पे हैरत होती है, सितम ज़रीफ़ी है कि गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में मुहिम के दौरान मरीम नवाज साहबा कहते लोटों के ख़िलाफ़ बातें करती, तकरीरें करती थी। आज सितम ज़रीफ़ी है कि लोटों के हक़ में बातें कर रही हैं। इसी तरह इमरान खान आज लोटों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो 2018 में उन्होंने बहुत से लोटे कबूल कर लिए थे। जी हाँ। और ये अभी जिनको लोटा लोटा कह रहे हैं, मैं उनकी हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे लोटे होके आए थे। इसी तरह 2013 में मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ के 145 अफराद को टिकट दिए थे। जी हाँ। तो ये सियासी जमातें हमारी लोटे कबूल करती रही हैं, हमारे सियासी फैमिलियों में लोटे बनते रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमें बतौर मुआशरा बतौर कौम हौसला शिकनी करनी चाहिए ऐसे लोगों की, कोई पार्टी भी हो। सही। पार्टियों से हटकर कि एक ख़ानदान है वो कभी किसी इक़्तिदार में चला जाता है, ये जैसे खुसरो बख्तियार है, आप लगा लेना हिसाब, कभी काफ लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून में, कभी पीटीआई में। ऐसा ही है। तो ये बहुत से किरदार ऐसे हैं बहुत से ख़ानदानों के, तो हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए कि ये ख़ानदान आखिर किस लिए वफ़ादारियाँ बदलते हैं, ये ख़ानदान किस लिए आखिर वफ़ादारियाँ बदलें। अच्छा, मरियम नवाज़ ने एक और बात भी की, वो कहती हैं कि मैं अब आराम से कल रात को सोई हूँ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, वरना मुझे अवाम के दुख की वजह से और इस महंगाई की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बात है जी, 100 रुपया कीमत बढ़ा के पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है उसकी वजह से जी मैं समझ 18.5 रुपए कुछ उधर पेट्रोल में 100 रुपया बढ़ा के अलवी साहब 40 रुपए डीजल में तो कमी, उसमें 18 रुपये कमी कर दी। ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा बीबी, बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई। और कल जो आपके चाचा हजूर ने ख़िताब किया वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ना उन्होंने तलावत कराई, ना कौमी तराना लगाया, ना कौमी लिबास पहना और ना कौमी परचम कहीं नज़र आया।
ज़रा उनको ये भी समझा दें तकरीरों से हटकर मरियम बीबी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मतलब ये है कि पाकिस्तान का झंडा नज़र आना चाहिए, पाकिस्तान का कौमी लिबास नज़र आना चाहिए, पाकिस्तान का कौमी तराना नज़र आना चाहिए और तलावत भी होनी चाहिए। ये इस्लामी मुल्क है। ठीक है जी, ये इस्लामी मुल्क है, ये होना चाहिए। अच्छा, ये इमरान खान के भी अक्सर हम देखते थे अचानक शार्ट कौमी खिताबात निकल आते थे, बल्कि इमरान खान ने तो रिकॉर्ड कायम किया सबसे ज़्यादा खिताबात का। तो वो हर इस चीज़ का ख्याल रखा करते थे। सिर्फ मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा उनका अचानक बयान आता था और ठक ब्रेकिंग चलती थी सारे चैनल्स पे। जी आता था, कौमी परचम भी नज़र आता था, कौमी तराना भी आता था। अच्छा, बाकी ये नहीं है कि किसी के अगर ठकाठक खिताब आया तो इनका आ जाए। इन्होंने तो खैर रिकॉर्ड भी सपैर को करवाया था, प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, ये कोई ज़बानी तकरीर नहीं कर रहे थे। नहीं, लेकिन आपसे पूछना ये भी है कि क्या 40 रुपये लीटर कम हो जाए डीजल और 18.5 रुपये पेट्रोल, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है? अवाम के फ़ायदा इसमें कोई नहीं है। हुजूर गुजारिश ये है कि 150 रुपये के लगभग इन्होंने बढ़ाई कीमत डीज़ल की, उसमें से 40 रुपये इन्होंने कम किए। अब लोगों को उसका क्या फ़ायदा हुआ? जो कीमत इन्होंने बढ़ाई पेट्रोल की वो 100 रुपया बढ़ाई, उसमें से 18 रुपये कम कर दिए, तो या तो ये 100 रुपया कम करते, जितनी बढ़ाई थी उतनी कम करते, और डीजल की कीमत भी 150 कम करते। अब ये आपको भी पता है, आप भी इतने काके नहीं हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और उस ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज करने के लिए ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया गया है। ये 1 तारीख को लेवी लगाएंगे। इन्होंने मंजूरी ली हुई है कौमी असम्बली से 50 रुपये लेवी की, सही, ये लगाएंगे। सही। लेकिन ये आज ना इसी इजलास जलसे में मरियम नवाज़ कह रही थी कि आपको खुशखबरी दे रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि अगर आलमी मंडी में जिस तरह भी तेल की कीमतें कम हुई हैं तो हमने ये कम कर दी हैं, अगर मज़ीद कम हुई तो ये अहले पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद कीमतें कम की जाएंगी। आप एक तो ये बात पहले तो तय कर लें कि इस मुल्क के फ़ैसले शहबाज शरीफ कर रहा है जो वज़ीर आज़म है, या जो एक मुलज़म है, मुजरम है, बल्कि सज़ा याफ्ता है, लंदन में बैठा हुआ, वो कर रहा है। दुरुस्त। तो फैसलों का हक तो वज़ीर आज़म को है, तो वज़ीर आज़म को करना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए कि वो अपने चचा का ही नाम ले लें। ठीक हो गया जी। और इमरान खान ने भी आज जलसा किया, बल्कि जलसे किए, और उनका भी लबो लहजा बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दबंग, बड़ा पुरुमीद हैं, और वो वही बहुत सारी बातें जो बरसों से वो दोहराए आ रहे हैं, पूरी 2.5 दहाइयों से बहुत सारी वही बातें उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने क्या कहा, एक टुकड़ा सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। इमरान खान: इतवार को सबने तैयारी करनी है, आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की, और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे, और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के बावजूद हम शिकस्त दे के आए थे, इंशाल्लाह कुकड़ी को भी शिकस्त देंगे। जी मजहर वल्लाह साहब, ये धांधली करेंगे, बड़े जोर से ये कह रहे हैं। जी हाँ, ये जलसा था आज जो अभी आपने दिखाया है, ये चक जुमरा में अली अफजल साई वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये इनके वालिद डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे पंजाब असम्बली के, अफजल साई। बिल्कुल, जलसा तो इनका बहुत बड़ा था, और वो जो अली अफजल साई साहब हैं वो अच्छे मुकर्रर भी हैं, उन्होंने बड़ी तकरीर की, जानदार, मैंने सुनी उनकी तकरीर, और जलसा उनका वाक़अतन ये काबिल दीद जलसा था, काबिल रिश्क जलसा था। सही है। अब ये है कि ये चूँकि फैसलाबाद के करीब है सारा काम, फैसलाबाद में लूम्स बंद हो गई हैं, फैसलाबाद में मौजूदा हुकूमत आने के बाद इंडस्ट्री बंद हो गई है, सही है। लोगों का बहुत गुस्सा है। और इमरान खान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इमरान खान एक सिस्टम से लड़ रहा है इस वक्त, सही कि 13 जमातें भी ख़िलाफ़ हैं, इंतज़ामिया भी ख़िलाफ़ है, सिस्टम पूरा ख़िलाफ़ है। तो ये बात मुझे वैसे कोई हफ्ता डेढ़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी
ऐसे एक मुलाकात में की। तो मैंने कहा शाह साहब क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार हम तो एक सिस्टम से लड़ रहे हैं, हमें सिस्टम से हमारा मुकाबला है। सही। अब सिस्टम से मुराद उनकी पता नहीं क्या है, जो भी है, बाहर कैफ वो एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। और इमरान खान आजकल जिधर भी जाते हैं वो कहते हैं कि भाई धांधली नहीं होने देनी, धांधली का उन्होंने शोर डाला हुआ है काफ़ी। और मैं एक और जिक्र करता चलूँ, आज हाई कोर्ट में भी तलब किए थे ये इलेक्शन कमीशन पंजाब के जो हैं, उन्होंने एक तो जी कहा जी 2020 में हमने लिस्टें बनाई, वो लिस्टें जब आई तो 2 जून लिखा हुआ 2022। उन्होंने कहा जी ह्यूमन एरर है। अच्छा जी, एक ह्यूमन एरर मान लिया, फिर उन लिस्टों में 40 लाख बंदे मार दिए गए, यानी जिंदाओं को मुर्दा कर दिया गया। मुझे अभी किसी दोस्त ने मैसेज भेजा कि आप 8300 पे मैसेज करें ताकि आपको पता चले कि आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं। सही। तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहरबानी करके 40 लाख लोग मार दिए। तो इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देनी चाहिए इन कामों पर। ये हर काम ह्यूमन एरर पे डाल के तो बचा नहीं जा सकता। ह्यूमन एरर अगर है तो दूसरे चेक करें ना, उनकी आंखें किधर गई हैं, पैसे किस चीज़ के लेते हो, तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हो। आपका काम है इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराना। जी बिल्कुल सही जी, शफाफ इलेक्शन करवाना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो 13 के हों, चाहे वो 18 के हों, चाहे वो 22 के हों, चाहे वो जब भी हों, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और किसी तरफ झुकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जज का किरदार अदा करता है, एक मुनसिफ का किरदार अदा करता है, एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है। बातचीत कैसे से जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की। कराची में भी एक इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली की एक नशिस्त पे, और वहाँ आज इत्तेहाद की बात हुई। ANP और MQM ने सर जोड़ लिए हैं, मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं कम से कम इस हल्के की हद तक। मज़हर साहब से पूछते हैं जी क्या बात है जी, अंदर की कहानी क्या है। अच्छा, एक तो ये जो इलेक्शन के हवाले से एक और बात मैं करता चलूँ कि अभी जो सिंध में मकामी हुकूमतों का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत शिकायत आई हैं और इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। वीडियोस भी आईं, ठप्पे लगते हुए भी आईं और धौंस धांधली के तरीके भी आए। तो अब जो दूसरा मरहला होना है ज़िमनी इसका मकामी हुकूमतों का, उसमें इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि हजूर आपका फ़र्ज़ है कि आप शफाफ इलेक्शन करवाएं और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि इलेक्शन बेहतर हो सके। एक बात सिंध में और चली हुई है 2-3 रोज़ से कि वहाँ पठानों और सिंधी भाइयों का कोई इख्तलाफ हो गया है और वो जाते हैं, सिंधी नौजवान उनकी दुकानें बंद करवाते हैं। तो इन दोनों से गुजारिश है कि यार आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, चलें, एक तो कलमे ने आपको बांध दिया, दूसरा आपको पाकिस्तानी होने की वजह से आप एक रिश्ते से बंधे हुए हैं। और पठानों से भी ये गुजारिश है कि जनाबे वाला आप बिज़नेस करते हैं दूसरे सूबों में जाके, तो आप भी हौसले से रहें, और सिंधी भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी हौसले से रहें। अब पेशावर तो पठानों का बड़ा शहर नहीं है, कराची है पख्तूनों का बड़ा शहर, आबादी के अतबार से अगर देखें सही है। तो इन सबको मैं कहता हूँ, पंजाबियों, बलोचियों, सब जितनी कमीतें हैं, इनको एक मुट्ठ होके पाकिस्तानी होके प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारे कई काबरीन कहते हैं कि सूबे ज़्यादा होने चाहिए, ताकि ये जो तकसीम हो गई है ना 75 साल से, इस तकसीम पे हम कायम हैं और ये इतनी पुख्ता हो गई है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में रिश्ता करते हुए भी लोग डरते हैं। तो ये तकसीम जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और सूबे ज़्यादा बनने चाहिए। ये हमारी हमसायगी में इंडिया कितने सूबे हैं, अफ़गानिस्तान है कितने सूबे हैं, ईरान है उसके कितने सूबे हैं, चाइना के कितने सूबे हैं, हमें भी ज़्यादा सूबे बनाने चाहिए। एक इसी मौसम में जो इत्तेहाद हुआ है, शाही सैयद और MKM की क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कौमी असम्बली का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें MKM की सपोर्ट का फ़ैसला किया। तो अच्छी बात है, अगर वो सपोर्ट करता है
तो उनके भी ज़ाहिर है वोट हैं, तो मेरा ख्याल है एमकेएम के लिए बेहतर हो गया ये काम। ये एमकेएम के लिए बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, एक तो तकरीबन मेरा ख्याल है, आप पता नहीं अब क्या कहेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इमरान खान वाला और ये सारा साजिश के बयानिए को दफन कर दिया है। ये नून लीग वाले भी सारे ये बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ है या नहीं है? फिर उसके बाद आर्टिकल 6 की तैयारियों की बात हुई है आज कैबिनेट मीटिंग में, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। क्या कहते हैं आप इस पर? ये देखिए, अगर तो हम साजिश और मदाखलत जो अदारों ने भी मानी, मदाखलती हद तक तो माना, फिर इस पे कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी हुए और उन्होंने इंडोस भी किया और फिर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज भी हुआ, तो ज़ाहिर है इसमें कुछ ना कुछ तो था। लेकिन ये जो आर्टिकल 6 वाली बात की है, देखिए इस पे चूँकि वो कासम सूरी की रूलिंग पे ये बात हुई है, इसमें यह है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे उस वक़्त असद कैसर, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये तो कानून के माहिरीन जानते हैं, हमें तो नहीं अंदाज़ा। बारकैफ एक बात जो फवाद चौधरी साहब ने की है वो ज़बरदस्त है कि अगर आप आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले ज़्यादा हो जाएंगे। आर्टिकल 6 किस किस पे लगाएंगे? और मौजूदा हुक्मरानों से यह है कि आपने तो परवेज़ मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाया था, उनको तो ले आएँ। बाकी जो कमेटी बनाई है, मेरा ख्याल है कि ये बस पाकिस्तान में जो काम कमेटियों या कमिश्नरों के सुपुर्द हो जाए उसका नतीजा हमें तो कभी निकलता इतना नज़र नहीं आया। सही हो गया। और जी लेकिन हाँ जी। अगर ये इस तरफ जाते भी हैं तो अली रज़ा साहब इसमें अनारकी में इजाफा होगा। तो मुल्क पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो इसमें अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा। सही है जी। मुल्क माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मज़े की बात यह है कि ये सेम वही बातें हैं जब इमरान खान और उनके हवारी इन लोगों के खिलाफ मुकदमे बना रहे थे और कलमे पढ़ पढ़ के और मौत को याद कर कर के और ये बातें करके कि अल्लाह कर मरते हुए भी कलमा नसीब न करे, झूठे मुकदमे बना रहे थे जो साबित हो गए कि झूठे हैं। तो उस वक्त ये लोग यही कह रहे थे मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, जिसकी गर्दन में शिकंजा था वो इसी कहता है। लेकिन शेख रशीद ने चैलेंज किया है, उसने कहा है, जैसे इसने फवाद चौधरी ने कहा कि रस्से कम पड़ जाएंगे, शेख रशीद ने भी कहा है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में चैलेंज किया है। आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर तबसरा करते हैं क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ जी। ये उजरती कातिल राना सनाउल्लाह, उसका बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, हिम्मत है तो करके दिखाए। यार शेख रशीद अहमद तो आपको पता है हम इस स्टाइल में बोलते हैं और ये बात बहुत हद तक उनकी दुरुस्त है। कई वकला ने इस पे बात की है कि वहाँ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो हुकूमत अगर चाहती है तो भाई करके दिखाए। तो शेख साहब को तो उन्होंने तलब भी किया था, शेख साहब नहीं गए, 15 जुलाई को तलब किया था ना एंटी करप्शन वालों ने। हाँ जी। तो वहाँ कोई शेख साहब के बकौल राना जबार है, जिसने वो पुलिस अफसर जिसने मॉडल टाउन का सानिया क्रिएट किया था सारा, उसमें वो बड़ा एक किरदार था और शेख साहब उसका हवाला भी देते हैं। तो शेख साहब हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट वालों ने अब 20 जुलाई को तलब किया उनको। शेख साहब मुकरे नहीं, शेख साहब कहते हैं मेरी ज़मीन अभी मैंने बेची है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बेची। सही हो गया जी। ये बहरहाल ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात हैं और अपने अपने जवाबात हैं, अपने अपने तज़िये। और ये भी बात है कि कानून और इदारों का एहतराम, आखिर जो लोग बार बार इदारों के एहतराम पे ज़ोर देते हैं, जब उन पे बात आती है कि इदारों का एहतराम करना है तो फिर रिश्तेदारियाँ निकालना, उनके पीछे छुपना और किसी को किसी का रिश्तेदार, जाहिर है इस दुनिया में छोटी सी दुनिया है, कोई ना कोई किसी न किसी का रिश्तेदार तो होगा और उन चीज़ों की तरफ जाना भी क्या हैसियत रखता है, इस पर आप खुद सोच लीजिएगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले की और उसके ऊपर मुमकिन
जो सूरत हाल बन रही है उस पर बात कर रहे थे, एक कमेटी बनाई गई है उस पर बात हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ना है, ये भी अदालतों से मुतल्लिक आई ये खबर है। तैयबा गुल स्कैंडल के हवाले से हुकूमत ने इस पर भी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। और आज मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं उन्होंने भी कुछ इस हवाले से गुफ्तगू की थी। उनका कहना ये था कि तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल बना के रखा गया है। मज़हरुल्लाह साहब क्या कहते हैं? अच्छा जी, मैं तो खैर कमीशन बन गया है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इत्फाक नहीं करता इस बात से, इसलिए कि आज के दौर में किसी को यरगमाल बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। सही है। और ये इस्लामाबाद था, कोई इलाका गैर तो नहीं था। सही है। और फिर ये देखिए कि जब तैयबा गुल साहबा यरगमाल अगर बनी हुई थी तो उनकी फैमिली कैसे खामोश रही, उनको चाहने वाले कैसे खामोश रहे। ये मेरा ख्याल है एक टैक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है कि नैब के पुराने किरदारों को भी बदनाम किया जाए और पुरानी हुकूमत को भी बदनाम किया जाए। तो इस पर देखिए कमीशन क्या कहता है। कमीशन तो ज़ाहिर एविडेंस मांगेगा बहुत से, और एविडेंस को मद्देनज़र रख के को फ़ैसला करेगा। सही है। लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है वो ये है कि हुकूमत वक्त को गरीब लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए, लोगों की गुर्बत ख़त्म करने पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के लल्लों तलल्लों में वक्त ज़ाया करें। यही लले तलल्ले पिछली हुकूमत भी करती थी। सही है। और उसमें भी मैं तो यही अर्ज़ करता था कि जनाबे वाला, ये जो वक्त आप ज़ाया करते हैं आप खिदमत करें। जब आप बेहतर खिदमत करेंगे मुल्क की, कौम की, तो लोग आपको सराहेंगे, सही है। आपको वाह करेंगे। तो जितनी एनर्जी आप सर्फ करते हैं अपने दुश्मन पर, उतनी आप अपनी कौम की खिदमत पर सर्व कर दें, ताकि जो सर्फ किया हो आपने वक्त, वो आपको पॉलिटिकली पे करे। अच्छा मज़हरुल्लाह साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, आप ये बातें इमरान खान को मशवरा दिया करते थे कि मुखालिफिन को दबाने के ऊपर और उनको गालम गलोच के ऊपर जो कोशिशें करते रहते हो उसको छोड़ दो, मुल्क पर आवाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दो, थोड़ी सी आवाम की गुर्बत की तरफ। मैं तो हमेशा यही हर हुक्मरान को यही मशवरा देता हूँ। अच्छा। मैं तो शौकत अजीज़ को भी यही मशवरे देता था, और जो भी जब कभी मुलाकात हुई, बल्कि ये कौम गवाह है, मैंने तो टीवी पर इमरान खान साहब को कह दिया था, उनको मेरी बात बुरी लगी होगी कि जनाबे वाला आपका जो चेयरमैन बैतुल माल है वो तो कुछ कर नहीं रहा, तो आप ज़मुर्द खान से को सबक ले लेते। आपका चेयरमैन बैतुल माल ज़मुर्द खान से सबक ले लेता कि उस वक्त ज़्यादा लोग बेघर हुए थे और ज़मुर्द खान साहब ने उनको बड़े बेहतर अंदाज में संभाला था। और फिर जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मुझे ज़मुर्द खान साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा यार मैं हैरान हो गया हूँ कि वक्त के वज़ीर आज़म के सामने आपने ऐसी बात कर दी। तो मैंने कहा कि खान साहब बात ये है कि मैं वक्त का वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो, मैं तो जो सच बात होगी वही बोलूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है मैं झूठ बोलूँ किसी के लिए। सही हो गया। और ना कि कोई मेरा कोई सियासी मफाद है कि मैं किसी की खातर झूठ बोलूँ। जो बात सच होगी वही कहूँगा। सही। और अब भी मेरी यही हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि जनाबे वाला आप कौम का सोचें, इन गरीब लोगों का सोचें। इस मुल्क में 80% लोग वो बसते हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है, और अंदाज़ा करें कि 25 से 30 हज़ार लेने वाला जो है वो बजट अपना कैसे बनाए। मैं एक पुराना हवाला आपको दे रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म था तो मैंने उनसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी। मैंने कहा जी आपने कम से कम उजरत रखी है एक मज़दूर की 13,000, तो आप हैं ये उमर यूब बैठे हैं और हिना रबानी भी थी, तो मैंने कहा आप बड़े माहिर हैं जी मईशत के, मुझे बता दें कि 13,000 में एक बंदे के 2-3 बच्चे हैं, घर उसका रेंट का है और बिजली भी है, गैस भी है, स्कूल भी बच्चे जाते हैं, तो आप बजट बना के दे दें। आप मुल्क का बजट छोड़ें, आप एक घर का बजट बना दें। तो उन्होंने भी आएँ बाएँ शाये किया था। वो इसलिए आएँ बाएँ शाये करते हैं कि ये लोग अमीर हैं, इनका ना कभी गुर्बत से वास्ता पड़ा, ना इनको पता है कि जब जेब में कुछ ना हो
तो फिर क्या बीतती है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं, एहसास नहीं। और अगर इनको एहसास ना हुआ तो पाकिस्तान में मैं तो देख रहा हूँ खाना जंगी की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है। सही, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आम आदमी का जीना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ये बात भी बिल्कुल वजह है। और तो और मुल्क के दूसरे हिस्सों को छोड़ दीजिए, ये इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है और ये बड़ा जो मॉडर्न शहर है, इस शहर में भी लोगों को हुकूमत खुद अपनी मुतय्यन करदा कम अज़ कम उजरत दिलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होती है। इवन बास सरकारी इदारों में भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों को भी वो कम से कम उजरत नहीं दी जाती जो हुकूमत खुद मुतय्यन करती है। और प्राइवेट निजी इदारे, फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ जो बाकी जगह हैं, वहाँ तो लोगों का जो हाल है वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कम अज़ कम हुकूमत इतनी, जो भी हुकूमत हो, इतना ही कर ले कि अपनी खुद मुतय्यन करदा कम से कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बना ले। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।